सेल्फ डाउट जो होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, वो एक जो डिलेमा होता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, वो सारी चीजें। तो वो एक क्या मेरी सच में यूपीएससी में जाने का मतलब एक आईएएस बनने की चाह है वर्सेस द रिस्क आई एम टेकिंग। हेलो एवरीवन। सो मैंने ग्रेजुएशन अपनी इंजीनियरिंग की थी आईआईटी गुवाहाटी से 2009 से 2013। Then for around 4 years I was working with Reliance. Then I went for an MBA from ISB. उसके बाद again I was working for CK Birla Group. So 3 साल के करीब काम किया था मैंने CK Birla Group में। उसके बाद फिर I thought कि मुझे स्टार्टअप एक्सप्लोर करना चाहिए। So और ई-कॉमर्स D2C सेगमेंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और न्यू एज है, मतलब मार्केट नया है, चीज़ें सीखने को काफ़ी मिलेंगी। यही सोच के मैंने फिर स्टार्टअप में ज्वाइन किया यहाँ पे पिकर टेक्नोलॉजीज। तो पिछले 1 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ और 1 साल में मुझे लगता है जो मैंने डिसीजंस लिए हैं कि ये वेल एस्टैब्लिश कंपनी से एक स्टार्टअप में मूव करना काफ़ी फ्रूटफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि थॉट यही था स्टार्टअप में मूव करने के लिए कि एवरीडे आप एक कुछ नया चीज़ सॉल्व कर रहे हो। और ये पिछले 1 साल से हो रहा है तो काफी अच्छा रहा है तो अभी तक। तो कुछ मेरे मन में जो सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब पहले तो कॉलेज टू कॉलेज कंपेयर कर लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी का आपका एक्सपीरियंस वर्सेस आईएसबी का एक्सपीरियंस में मतलब मोर और लेस क्या डिफरेंस रहता है? एक तो बहुत ही कंसाइज टाइम में आप लोग काफी चीजें कर रहे हो, तो 2 साल के एमबीए आप ऑलमोस्ट 1 साल में ही इफ आई एम करेक्ट 1 साल में ही आईएसबी में करना पड़ता है, राइट? तो वो हाउ इज इट डिफरेंट? मतलब वैसे ही जैसे कॉलेज में थोड़ा चिल लाइफ रहता है वैसे ही रहता है अपने नहीं? तो व्हेन वी एंटर इनटू इंजीनियरिंग उस समय एक सॉर्ट ऑफ रहता है कि हमको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा आप थॉट नहीं देते हो अपने करियर में कि क्या करना है, बस सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। बट एमबीए का डिसीजन जो होता है मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा मेच्योर थॉट होता है, बिकॉज एज आई वाज सेइंग कि I had around 4 years of experience working at Reliance. तो मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ पे मेरा जो लर्निंग है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो मैं थोड़ा सा वो मेच्योर डिसीजन लेके फिर एमबीए के लिए ऑप्ट किया था। और लाइफ थोड़ी डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में होते हो तो आप मतलब आप अर्ली 20s में ग्रेजुएट करते हो, तो वो केयर फ्री वाला एटीट्यूड रहता है आप में। वहाँ पे आप इतना फोकस नहीं रहते हो कि क्या चीजें सीखनी चाहिए क्या नहीं सीखनी चाहिए, वो एक फ्लो में आप बहते रहते हो। हालांकि जो कल्चरल चीजें होती है वहां पे या फिर जो कोहोर्ट होता है आईआईटी गुवाहाटी में, सीनियर्स होते हैं, वो उन सब चीजों से आपका एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप होता है। एंड यू विल फाइंड दिस डिफरेंस। स्कूल में भी आप कंपेयर करोगे, कॉलेज में भी कंपेयर करोगे, जिस लेवल के क्वालिटी कॉलेज या स्कूल से आप ग्रेजुएट करते हो उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्ड होती है, फिर आपकी थॉट्स बिल्ड होते हैं उस हिसाब से। तो वो एक आईआईटी का कंट्रीब्यूशन अलग रहता है। बट एमबीए में थोड़ा सा फोकस्ड आप जाते हो कि आपको सीखना है चीजें, आपने पहले ही सोचा कि ये चीज मेरा गैप है और वहां पे थोड़े से आप मेच्योर्ड हो जाते हो। जैसे अब लेट्स से 4 साल मैंने 4 साल बाद में गया तो उस समय सोचने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी, तो एक उस वजह से आपकी जो लर्निंग होती है वो बेहतर होती है एमबीए में। और दूसरा ये भी होता है कि अब जैसे एक तो ये भी होता है कि आपने बहुत खर्चा किया एमबीए में अब जैसे इंजीनियरिंग आपने 3-4 लाख रुपए में कर लिया, एमबीए में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से कुछ पार्ट होता है कि आप एजुकेशन लोन लेके जाते हो तो वो आपका ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है, आपको पता है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया तो आपको फोकस करना है। हालांकि लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ होती है वहां पे, आप मैनेज कर लेते हो चीजें, बट ये है कि लर्निंग एस्पेक्ट में आप थोड़ा सा मेच्योर थिंकिंग के साथ जाते हो तो आप चीजें ज्यादा सीखते हो वहां पे। आई थिंक इसमें इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट घर वालों की तरफ से रहती है। यहाँ पे जो भी लोग एटलीस्ट नौकरी करके जा रहे होते हैं तो एक थॉट प्रोसेस रहता है ना कि घर पे से पैसा नहीं लेना है, अपने ही एजुकेशन लोन लेके मैं ही नौकरी करके चुकाऊंगा। यूएस में एमएस करने भी जाते हैं उन लोग का भी यही सिमिलर थॉट प्रोसेस। हाँ, तो वो उसी हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस रहता है तो आप चीजें ज्यादा सीखते हो। प्लस वो भी है कि जैसे आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने आईएसबी से किया। आईएसबी में एक्चुअली जो फैकल्टी के क्वालिटीज हैं वो मतलब द टाइप ऑफ प्रोफेसर हु टीच एट आईएसबी, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम स्टैनफोर्ड, एलबीएस, हार्वर्ड से भी कुछ प्रॉप्स होते हैं। तो वहाँ पे जो उनका एक पढ़ाने का तरीका होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। और प्लस एक तो इंजीनियरिंग में आप एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ, अब कोई भी बिजनेस होता है वो फॉर प्रॉफिट, अगर आप किसी भी बिजनेस में काम करते हो तो इंजीनियरिंग इज ए सब सेगमेंट।
बट आपको एमबीए जो है वो पूरे होलिस्टिक आपको व्यू देता है, पूरे कंपनी का बिजनेस कैसे होता है, कौन सी चीजें कैसे होता है, फाइनेंस कैसे चलता है, ऑपरेशंस कैसे चलता है, मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीजें आप समझते हो। तो व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एमबीए, ऑफ कोर्स एक तो आपका करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा होता है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, प्लस आपको अच्छा पोजीशन मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर जो चीजें हैं कि आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे होती है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होता है इंजीनियरिंग से एमबीए। तो वो एक मुझे लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन रहा है मेरा एमबीए करने का, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। प्लस एक ये भी होता है कि जैसे आप इंजीनियरिंग में काम करते हो, तो जो वहां पे लेट्स से किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आपका इंजीनियरिंग से लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो मतलब आप लेट्स से क्या स्टार्टिंग के 4-5 सालों में आप शायद ही सीएक्सओ लेवल से इंटरेक्ट कर पाओ इतनी फ्रीक्वेंटली, बट क्योंकि वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप या बड़े कंपनी में, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस। तो मैंने 3 साल एमबीए के बाद भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम किया था, और उससे पहले भी काम किया था। तो यहाँ पे फर्क था कि रिलायंस में आई नेवर न्यू द एमडी, मतलब मुकेश अंबानी को तो शायद ही बहुत कम लोग ही मिलते होंगे, बट फिर भी एक जो भी मेरे कोहोर्ट भी थे वहां पे भी सीएक्सओ लेवल से इंटरेक्शन कम होता। अब जिस कंपनी में मैं गया था तो आई कुड वर्क डायरेक्टली विद द सीएफओ एंड द एमडी, तो उस टाइप से एक्सपोजर भी आपको पता, क्योंकि उनको ट्रस्ट है, समझ गया इस बंदे ने अच्छा मेहनत किया, इसको पता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस हिसाब से असाइन होती है। तो इस एस्पेक्ट में भी काफी हेल्पफुल एमबीए रहता है। इनिशियल लेवल का जंप मिल जाता होगा, जैसे आप सीएक्सओ इंटरेक्शन में बोल रहे हो, उसके बाद तो मेहनत तो फिर भी आई थिंक मेहनत तो है ही। तो मेहनत में भी आप देखो कि अगर आप एमबीए करते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, 2 साल 1 साल जितने साल का कोर्स है, तो वो एक आपका सीरियसनेस दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो उस चीज के लिए। दूसरा, उसमें अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है उसमें एमबीए करने में, तो वो भी एक आपकी सीरियसनेस दिखाते हैं। प्लस अगर आप परफॉर्म करते हो वहां पे, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक मेच्योर थॉट से जाते हो, तो आप एक एवरेज भी अगर आप परफॉर्मेंस देते हो वहां पे, वो भी आपका एक है ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ ये लड़का या लड़की सीरियस है अपने करियर के बारे में। और जनरली लोग ऐसा नहीं होता कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट करके बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि तो उस टाइप से फिर आपको काफी हेल्प होता है उसमें। एक मेरा बहुत ही अभी डिस्कशन करते हुए एक इम्पोर्टेंट सवाल दिमाग में आया कि आपने 4 साल आफ्टर योर इंजीनियरिंग, आपने 4 साल ऑलमोस्ट रिलायंस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किए या फिर काम किया, जो भी आप बोलना चाहें। आजकल के मतलब जितने मतलब मैं अपने कलीग्स को जानता हूँ, मैं अपने दोस्तों में अराउंड जानता हूँ, ये चीजें यू कैन सी कि धीरे धीरे कम हो गया आज के डेट में। 1 साल में ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार अभी मुझे कुछ नया करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, जो कॉमन टर्म है। तो आपको ये फील नहीं हो रहा था, या फिर क्या सीन था कि 4 साल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म फॉर समवन टू वर्क इन अ कंपनी, एंड इट शोज वन थिंग, एक गुड एस्पेक्ट भी है कि आप समय भी दे रहे हो कि यार हर चीज ऐसा नहीं होती कि एक दिन में ही अगले दिन कुछ नया मिल जाएगा आपको। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम आल्सो फॉर द कंपनी, देन ओनली कंपनी विल आल्सो डू। तो ये बीच में थॉट्स वैसे आते थे, हिलते थे। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, बहुत लोग स्टार्टअप में कर रहे होंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि पे स्केल भी डिफरेंट होता ही होगा। जो स्टार्टअप में करते हैं, थोड़ा स्टार्टअप नॉर्मली हाई पे करती है, जहाँ स्टेबिलिटी कम है बट पे हाई है, हाई रिस्क हाई गेन वाला जो फंडा है। तो उस टाइम पे आपको उसी टाइम पे क्यों नहीं लगा कि एमबीए से पहले पहले ये कर किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर लेते? ऐसा कोई थॉट आया था पहली बार? तो नहीं, तो कंफ्यूज तो मैं भी रहता ही था उसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्लैरिटी थी कि 4 साल बाद ही मुझे करना है, ये एमबीए करना है यार कुछ भी। तो पहले मेरे दिमाग में था कि मैं यूपीएससी करना चाहता था। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, तो वो एक रहता है बिहारियों को कि यूपीएससी करना है। तो 1 साल मैंने उसमें जॉब में रहते रहते तैयारी भी की थी यूपीएससी की। बट वही है कि एट सम पॉइंट यू हैव टू डिसाइड। तो वहां पे मैंने इवैल्यूएट किया था कि वो एक क्या मेरी सच में यूपीएससी में जाने का मतलब एक आईएएस बनने का चाह है वर्सेस द रिस्क आई एम टेकिंग। तो वो एक रिस्क इवैल्यूएशन में मुझे 4 साल लगे उस रिस्क को इवैल्यूएट करने में, एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, मतलब मेरे अंदर वो जो चाह है कि आईएएस बनना है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसकी तैयारी को जस्टिफाई कर पाऊं, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर उतनी स्ट्रांग चाह नहीं है और उतना बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ कि जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूँ, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो कंफ्यूज तो मैं था ही 4 साल, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी थे कि मेरे साथ जो लोग भी ज्वाइन किए थे वो सारे लोग कंफ्यूज ही रहते थे। और ये ट्रेडिशन चलता ही जा रहा है कि मतलब जनरली वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में वही एक्सपोजर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस आप ग्रेजुएशन के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत दिखती है कि ये मैं हायर एजुकेशन करूंगा, एमएस कर लूंगा, पीएचडी कर लूंगा, एमबीए कर लूंगा। तो वो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, तो क्लैरिटी नहीं रहती। बट हाँ, मेरे केस में ऐसा था कि
मुझे वो यूपीएससी वर्सेस एमबीए इवैल्यूएट करने के लिए काफी टाइम लग गया। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यूपीएससी नहीं करना है, तो उस समय शायद 3.5 years हो गए थे ऑलरेडी कि मैं रिलायंस में काम करना है। देन आई थॉट कि कैट के लिए, मतलब कैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रेशर, वहाँ पे जो कोहोर्ट होता है एमबीए आईएम्स में वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आईएसबी वाज अ गुड ऑप्शन, तो मैंने जीमेट दिया, फिर आईएसबी मैंने ज्वाइन किया। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग रिसेंटली, मैं और सौरभ डिस्कस भी कर रहे थे, और जो हम चाह भी रहे हैं ऑल पंडित के थ्रू ट्राई करना, कि जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं उनके भी लाइफ में लो वैसे ही आते हैं, वैसे ही उनका भी कोई जिंदगी हर टाइम स्मूथ नहीं चल रहा होता है। इट्स जस्ट द लॉन्जिविटी की ये चलाते रहना ही उनको आगे बढ़ाता है या फिर वो चीज करता है। तो आपके भी आई एम श्योर उस टाइम पे काफी डिलेमा होगा ना यूपीएससी छोड़ते वक्त। इट मस्ट नॉट बी अ वेरी इजी डिसीजन। घर वालों का भी हो सकता है वो कि क्यों छोड़ रहा है, एमबीए क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ या इट वाज प्रीटी नॉर्मल? मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरा आईएसबी का कॉन्वोकेशन था। हाँ। 2018 में ग्रेजुएट कर रहा था मैं, और मेरी मम्मी की बहुत स्ट्रांग चाह थी कि मैं यूपीएससी करूं। तो कॉन्वोकेशन में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आईएसबी कोहोर्ट का पार्ट हूँ, बट फिर भी मेरी मम्मी खुश नहीं थी। पूरे कॉन्वोकेशन वाले दिन वो बोल रहे थे तूने यूपीएससी नहीं किया, यूपीएससी नहीं किया। तो मुझे उनको बोलना पड़ा कि भाई आईएसबी में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, आप यहाँ पे आए हो, कम से कम इस मोमेंट को एंजॉय तो करो। तो कहने का मतलब यही एक कंफ्यूजन आज भी अगर मैं इवेलुएट करूँ तो एक सेल्फ डाउट जो होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, वो एक जो डिलेमा होता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, वो सारी चीजें तो हमेशा दिमाग में चलती रहती है। और आप मेरे को भी पहले भी मुझे भी लगता था कि ये क्या ऐसी चीजें जो होती है कि मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, क्या सिर्फ मैं कर रहा हूँ या फिर एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल कर रहे हैं ये क्या। बट ये आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। या अभी तो सोशल मीडिया काफी प्रोमिनेंट है, जो लोग बोलते हैं, स्पीकर्स जो हैं, लोगों को मोटिवेटर्स जो है, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि दिस सॉर्ट ऑफ डिलेमा इज फेस्ड बाय एवरीवन। तभी वो लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इट इज नॉट समथिंग दैट इज सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल। इवन द सीएक्सओ सीईओ जो आप बात करोगे किसी से भी, तो उनको भी ऐसे लाइफ में हर दिन, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में हर दिन स्मूथ होता है, किसी ना किसी दिन उनको भी ये चीजें आती है उनके अंदर और रहता है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ऐसा नहीं है कि 100% अब वो सही हो गया, कि अब उसके दिमाग में कभी डाउट आता ही नहीं है। ये होता है, सबके साथ होता है। हाउ डिड स्टार्टअप हैपन टू यू? मतलब आप एकदम अच्छी, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईएसपी यू वेंट टू सीके बिरला ग्रुप, वहां सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। देन व्हेन डिड यू थिंक कि यार अब स्टार्टअप पे जाते हैं? हाउ दिस अपॉर्चुनिटी अबाउट पिकर केम, कैसे कब डिस्कस हुआ? तो if you could put some light on that direction. नहीं, तो startup actually I was working in CK Birla Group in some good projects there. So for 2 or 3 years the things were going good, as in I was doing new things. तो वो अच्छा लग रहा था, but at some point I realized कि बस अब ये हो गया, इसके ऊपर बस सेम चीजें रिपीट हो रही है। तो वो एक बोर्डम, आपके काम से आप खुश नहीं हो, कि आपको मजा नहीं आ रहा है, इन द सेंस कि आपको नहीं लगता है डे एंड कि आपने कुछ नया किया, आपने कुछ अचीव किया, आपकी लर्निंग एनहांस हुई है। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि नहीं, आप कुछ नया करना है। तो उसी समय फिर पिकर में मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑपरेशंस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मुझे लगा एट दैट पॉइंट आई वाज आल्सो इस मूड में था मैं कि मुझे स्टार्टअप ही ज्वाइन करना है। अच्छा। तो ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने फिर तुरंत ही उसको ग्रैब किया और फिर पिकर ज्वाइन कर लिया। आप कितनी भसड़ है लाइफ में? तो काफी है, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, दिन खत्म होता है। सिंस मतलब मैं और सौरभ भी पिकर में, तो वी नो कितना डे इन डे आउट कितनी मेहनत लगती है टू कीप एवरीथिंग द वे इट इज। मतलब ऐसा है कि आपके लिए कि कुछ भी स्मूथ, अब एस्टैब्लिश कंपनी में जब आप काम करते हो जो 30 साल 40 साल पुरानी है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें एस्टैब्लिश्ड रहती है कि ये चीजें ऐसी होगी, ये प्रोसेस ऐसे, उसमें चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हर सारी कंपनी इनोवेट करती है, सारी कंपनी इस प्रोसेस में सोचती है, चीजें चेंज करती है, वो सारी चीजें। बट वो प्रोसेस जो है, वो साइकिल है, वो बहुत स्लो है चेंज करना। अब स्टार्टअप में क्या है कि हर दिन कुछ नया आएगा, आपको चीजें बनानी पड़ेंगी, उसको चलाना पड़ा। हो सकता है आपने 1 महीना चलाया, उसको चेंज करना पड़े। तो ये जो साइकिल है वो बहुत ही फास्ट है। तो साइकिल फास्ट होने से ये फायदा होता है कि आप बहुत सारी चीजों, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो आपने लेट्स से आप एक हायरार्किकल जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसमें साल में 10 चीजें आपने सॉल्व की, हो सकता है 10 प्रॉब्लम सॉल्व की। स्टार्टअप में आप 1 महीने में 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस, एक नो हाउ बनता है कि वो आपको बूस्ट देता है कि आप
लीडरशिप पोजीशंस पे जब आप जाओगे, ग्रो करोगे अपने करियर में, तो ऑल दोज थिंग्स हेल्प्स। करेक्ट, या खुद का कभी स्टार्ट करोगे या कुछ भी व्हाटएवर। हाँ राइट, तो ऑफ कोर्स वो भी एक होगा कि अगर खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो यू हैव दैट नो हाउ कि कैसे मैनेज करना है। ऐसा कोई ब्लैंक, एकदम ब्लैंक हो जाए आप सिचुएशन पे, ऐसी भी चीजें होती हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, फिर उस सिचुएशन से निकलना। आप एक बार, दो बार, 4 बार निकल जाओगे तो फिर आपको पता रहेगा कि वो BAU बन जाएगा आपके लिए कि कर लेंगे, हो जाता है। इस पे एक मैंने इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कहाँ पढ़ी थी, बट इट वाज लाइक कि आप जो नॉर्मली बड़ी कंपनीज जैसे जैसे बड़ी बनती जाती हैं उनका प्रोसेस रोबोटिक हो जाता है, क्योंकि उसी वे में आप सेम चीज अगर रेप्लिकेट कर पाते हो, जैसे मैकडोनल्ड्स है, उसका कहीं भी खाना खाएंगे तो मैं मोर और लेस सेम होता है, बिकॉज सारी प्रोसेस लिस्टेड डाउन है कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, राइट। तो वहां वैसी इंडस्ट्री या वैसी कंपनीज में कभी चेंज आना बहुत मुश्किल है, या चेंज लाना भी मुश्किल है। तो ऐसी कंपनीज में जब अचानक से कोई डिसरप्शन आता है, लेट्स से कोविड आया, कैश बंदी आई, ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसा नॉन नेचुरल या नेचुरल फिनोमिना जो कि ह्यूमन नहीं है, अपने आप ऐसा कुछ आता है, तो उनके लिए सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वेयर स्टार्टअप्स एजाइल होते हैं, वहां पे वो कैश बर्न और लीकेजेस भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्ट नहीं है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स का थोड़ा सा गेम है, जहाँ पे एस्टेब्लिश कंपनी शायद प्रोसेस करके अपना काफी प्रॉफिट्स और ये सारी चीजें मेंटेन कर पाती हैं। सेम काम है तो शायद एक बहुत ही स्किल्ड लेबर की जगह थोड़ा कम स्किल्ड लेबर भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करवाना है तो उससे करवा सकते हैं। वेयर एक बहुत ही नई स्टार्टअप में आई थिंक यू वुड नीड थोड़े मोर टैलेंटेड पीपल जो मल्टी डायरेक्शनल सोच पाए, चीजें कर पाए, प्रॉब्लम्स जैसे आपने बोला उसको टैकल कर पाए, घबराए ना। तो वो लोग शायद सस्टेन भी कर जाते हैं, ऐसे अचानक से कुछ फट जाता है या कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें मतलब एक स्टार्टअप जो है वो चेज यही कर रही होती है कि एट द एंड वही बनना है मुझे, वही बनना है। बट देन अगेन वो एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एजाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एट द एंड कोई ऐसा ब्लेंड है क्या परफेक्ट ब्लेंड की पॉसिबल हो कि आप एजाइल भी हो और इतने ज्यादा प्रोसेस ड्रिवन भी हो? कि कुछ आपका थॉट इसमें क्या है, ये समझना था। नहीं तो जैसे कोविड वाली सिचुएशंस है तो वो स्केल की बात है। अब जो कंपनी जिस स्केल पे काम कर रही है उसको उसका रिस्क एपेटाइट उतना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ की हैंडल करने का सिचुएशन। अब आपके बैंक में मान लो 100 करोड़ है, किसी के बैंक में मान लो 10,000 करोड़ है, तो वही है कि वो 10,000 करोड़ में वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा, तो उसकी अर्जेंसी चेंज करने की उतनी कम हो जाएगी। अब जिसके पास 100 करोड़ ही है उसको सस्टेन करना है तो उसकी अर्जेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टार्टअप्स में यही होता है कि आपकी अर्जेंसी ज्यादा होती है चीजों को चेंज करने के लिए, नहीं तो आपका फिर वो रहता है कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। वो अर्जेंसी थोड़ा सा कम रहता है वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बट अल्टीमेटली हर कंपनी का तो एक साइकिल ही होता है कि स्टार्टअप किया, फिर मैच्योरिटी में गया, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के बाद फिर वो डिक्लाइन फेज में आते हैं। तो वो सारी चीजें, तो वो साइकिल बना हुआ सबका। अब स्टार्टअप है तो स्टार्टअप अपवर्ड वाले, अगर हम कर्व की बात करें, अपवर्ड वाले फेज में आएगा। जो मैच्योर्ड वाले रहते हैं या तो टॉप में रहते हैं या डिक्लाइनिंग फेज में रहते हैं। तो वो बैलेंस करना है। एजिलिटी, आप जैसे अभी क्या है कि बहुत सारी कंपनीज टेक ड्रिवन है, राइट। टेक्नोलॉजी इज समथिंग, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, सर्विस सेक्टर में तो है ही, बाकी टेक ड्रिवन जितनी भी कंपनीज हैं सब में है। टेक्नोलॉजी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले कर रहा है और करेगा भी आगे। आप देखोगे कि एजिलिटी वाइज भी बहुत सारी कंपनीज जो वेल स्टैब्लिश है कंपनीज और हायरार्कियल हैं, 40-50 साल पुरानी है, वो लोग भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो उनमें भी एजिलिटी आती है। बट ये कि किस स्केल में है। अब आपके पास मान लो कि आपका एक डेली ट्रांजेक्शन्स लेट्स से कि किसी कंपनी का 10 करोड़ है और किसी कंपनी का 1000 है, तो वो एजिलिटी को एडजस्ट करना 10 करोड़ वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट वो एजाइल रहेगा। अगर एजाइल नहीं रहेगा आज के टाइम्स में, तो उसके लिए भी सर्वाइव करना 10 ईयर्स डाउन द लाइन मुश्किल है। कई सारी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज अब बैंकरप्ट हो रही हैं और आउट ऑफ बिजनेस जा रही हैं। तो ये स्केल की बात है, स्केल में बैलेंस करना है आपको। स्टार्टअप हमेशा ज्यादा एजाइल रहेगा और हायरार्कियल कंपनीज, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी कम एजाइल होने की कोशिश करेंगे, बट वो एजाइल वर्सेस जो स्केल है वो आपको कम ही दिखेगा हमेशा। वो गिवन है, ठीक है। इसके अलावा एक हम लास्ट वाले अपने सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, वो ये है कि मतलब सिंस आप यहाँ पे आप आए, ऑपरेशंस आपने स्केल भी किया, प्रोसेस सेट भी किए, बहुत सारे मिसहैप्स और चीज़ों को झेला भी, चीज़ें चेंज की ताकि बेटर हो पाए, जो कि किसी भी एक लीडर का काम भी है। तो आपके हिसाब से स्टार्टअप्स कितना ऑपरेशन ड्रिवन होती है, कितना ध्यान देना चाहिए 0 to 1 स्टेज में, 1 to 10 स्टेज में, देन 10 to 100 स्टेज में? तो क्या एक कॉमन चीजें हैं जो आपने नोटिस की कि ये चीजें थोड़ी अवॉइड की जा सकती हैं या फिर ये चीजें और बेटर की जा सकती हैं?
तो इसमें ऐसा है कि ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी कंपनी हो, उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर इन द बिजनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब आप क्यों कर रहे हो, लेट्स से कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, क्या है आपका कस्टमर सेगमेंट। ऑपरेशंस आपका हमेशा डिजाइन होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए डिजाइन। अब लेट्स से कि एक मान लो कि एक कोई कंपनी है या कोई स्टार्टअप है जो कस्टमर्स को टारगेट कर रही है इन द अपैरल बिजनेस, ठीक है। कोई सेम स्टार्टअप है जो कस्टमर टारगेट कर रही है इन द फूड बिजनेस, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। अब दोनों का ऑपरेशन सेम नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि अब दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, दोनों का कंज्यूमर सेगमेंट डिफरेंट है। अब लेट्स से कि एक अपैरल बिजनेस में मान लो कि मेरी डिलीवरीज जो होती है, एक कस्टमर है उसको 10 दिन में डिलीवरी भी अगर मैं करूंगा तो हो सकता है उसके लिए सही हो। अगेन अब आजकल तो फोकस बहुत एचडीडी एनडीडी मॉडल में चला रहा है, बट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बट उसी सेगमेंट में हो सकता है आप फूड आइटम डिलीवर कर रहे हो, लेट्स से जोमेटो सोचे कि मेरे को 10 दिन में डिलीवरी करनी है, तो वो नहीं सक्सेसफुल होगा। तो ऑपरेशंस हमेशा आपके कस्टमर को सोच के डिजाइन होने चाहिए। दूसरा, एक हमेशा जो प्रोसेस आप सेटअप करो तो आप एक होलिस्टिक व्यू लेके करो प्रोसेस सेटअप। तो प्रोसेस सेटअप में ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा अपना वैल्यू चेन समझना पड़ेगा आपके बिजनेस को। आपका लेट्स से आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विस सेक्टर में हो, आपकी कौन सी एक्टिविटीज है जो बहुत ही आपके कोर एक्टिविटीज में काउंट होंगी, उस पे और कुछ होंगी सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। तो कोर एक्टिविटीज में आपको ऐसे प्रोसेस डिजाइन करने पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म होंगे, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है तो उसका रॉ मटेरियल सप्लाई कहाँ से हो रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उसको देखना पड़ेगा। इंटरनल प्रोसेसेस में आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज क्या है, क्या इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहा है, कितना हर इक्विपमेंट का कितना रन टाइम है, सेटअप टाइम है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर कस्टमर सेगमेंट में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा, डिमांड साइड में क्या होगा, कहाँ कहाँ कस्टमर होंगे, उस हिसाब से उसकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स प्लान होनी चाहिए। फिर मार्केटिंग सेल्स में क्या फोकस है उनका, लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि लेट्स से कि 0 to 10 में मेरे को क्या करना है, 10 to 100 में मेरे को क्या करना है, 100 to 1000 में मेरे को क्या करना है, क्या मेरा जो सप्लाई चेन है, मेरे जो पार्टनर्स हैं मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ आउटबाउंड में, क्या मैंने सही से प्लानिंग की है, मेरे पास सफिशिएंट वेंडर्स है ऑन द सप्लाई साइड कि मैं वो फुलफिल कर पाऊँ डिमांड। ये सारी चीजें होती है। बट एक और चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पीपल एस्पेक्ट होता है। कोई भी स्टार्टअप पे पीपल एस्पेक्ट आप स्टार्ट अगर कर रहे हो किसी भी डोमेन में, कोर बिजनेस में, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी आपके एम्प्लॉयज में, आपके पीपल में, वो ये होगी कि उनमें कितना ओनरशिप है। जब तक आप स्टार्टअप्स में भी देख लो कि कोई भी एक नॉर्मल, मैंने तो ये भी देखा कि नॉर्मल कुछ स्टार्टअप है जो आजकल आईपीओ में भी चले गए हैं, उसमें नॉर्मल लोग जो इस लेवल पे काम करते हैं कि फील्ड एग्जीक्यूटिव से स्टार्टिंग में, आज वो शायद डायरेक्टर लेवल पे भी वहां पे बैठे हुए, तो वो उन्होंने ओनरशिप दिखाई और उनकी वजह से ही वो कंपनी स्केल अप कर पाई। क्योंकि स्टार्टअप में इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि आपका कमिटमेंट जो चाहिए वो 24/7 चाहिए आपको, तो उस टाइप के लोग ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपके विजन में बिलीव करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपने अपनी टीम कैसी बनाई है। ऑपरेशंस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्योंकि कुछ भी फट सकता है। सेल्स में क्या है कि एक क्लाइंट का टाइम है, उसी टाइम पे मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। रात को 12 बजे आई कैन नॉट कॉल अ क्लाइंट एंड पिच माय प्रोडक्ट। बट ऑप्स में ऐसा है कि यार कुछ ऑपरेशंस अगर रात को 11 बजे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्लांट में प्रॉब्लम आ गई, ये आ गया वो हो गया, या कुछ भी अगर रन कर रहे हैं, आपने लॉजिस्टिक्स का बताया तो लॉजिस्टिक का कोई कुरियर फंस गया या फिर कोई गाड़ी पकड़ी गई जिसके कारण डिलीवरीज इफेक्ट होने वाली, तो आपको तो रात को भी घुसना पड़े तो घुसना पड़ेगा। हाँ, राइट। तो वो ओनरशिप जैसे एनपीएस हो गया, मान लो कि आपके नेट प्रोमोटर स्कोर हो गया आपके एंड कंसाइनी को, आपकी अगर टीम सही नहीं है, उस चीज को प्रायोरिटी नहीं, उस विजन में बिलीव नहीं करती कि मुझे एनपीएस अच्छा रखना है, तो एनपीएस के लिए आपको 10 चीजें करनी पड़ेगी। वो 10 चीजें करने के लिए आपके लोग चाहिए जो कमिटेड है वो 10 चीजें करने के लिए। करेक्ट। वो जब तक कमिटमेंट नहीं आएगा, वो कमिटमेंट मैंने अपने जैसे पिकर में ही देखा है, कई सारे मेरे कलीग्स हैं जो काम करते हैं, दोस्त हैं स्टार्टअप में काम करते हैं, जनरली लोग वही प्रोग्रेस भी करते हैं स्टार्टअप में जिनका ओनरशिप बहुत हाई है उस कंपनी के लिए, और वही स्टार्टअप सक्सेसफुल होती है जिसमें इस टाइप के लोग हैं। तो वो सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल बिकम्स अ की टू योर सक्सेस इन स्टार्टअप। इसमें एक चीज जैसे मतलब मैंने 3 स्टार्टअप में काम किए हैं, मुझे एक जो हमेशा एक प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि हम मोर और लेस तीनों सर्विस बेस्ड ही थे। तो ऑप्स में कम शुरुआत में ध्यान दिया गया प्रोसेस बनाने के लिए या इस तरीके का, एंड सेल्स लाने में ज्यादातर ऑब्वियसली क्योंकि सस्टेन भी करना है,
कैश फ्लो बढ़ाना है, ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। तो कौन सी, ये भी चीज समझनी थी कि ऐसा एक तो होता क्यों है, एक तो मुझे लगता है कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए, क्या इसके अलावा कोई और रीजन है? और दूसरा कि क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें एक्चुअली शुरुआत से, बिकॉज ऑप्स ब्रिंग्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड दैट ओनली ब्रिंग्स यू नो रिकरिंग रेवेन्यूज इफ यू हैव दैट साइकिल। तो इसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब? नहीं तो ऑप्स का एक तो जैसे मैंने बताया कि आपका वो जो प्लान होना चाहिए, वो क्या आप करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, और फिर आता है कि हाउ यू वांट टू डू दिस एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। तो वो वाला एस्पेक्ट है। अब इसमें ऑप्स में जैसे अब जरूरी नहीं है कि लेट्स से कि स्टार्टिंग में ही मैं इतना बड़ा विजन दे कि मैं 1 साल बाद मुझे 1 लाख ऑर्डर्स करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अभी से ही मैं इतनी बड़ी टीम कर दूं वो 1 लाख ऑर्डर सस्टेन करने के लिए वो टीम कैपेबल हो। अगेन ऑप्स थोड़ा सा कुछ एस्पेक्ट ऑप्स के होते हैं जो ट्रांजेक्शनल होते हैं, करेक्ट, वो डेली बेसिस पे, तो वो तो वॉल्यूम जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपके ऑर्डर काउंट बढ़ेंगे, उस हिसाब से स्केल अप होता है। तो वो चीजें तो मैनेज, ऑफ कोर्स कैश फ्लो एक पार्ट है ही, बट हमेशा मेरा तो ये सोचना है कि आप स्टार्टिंग से फोकस रहो अगर मार्जिन पे, ग्रॉस मार्जिन पे आपकी एबिटा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको जो दिक्कतें आती है जैसे हायरिंग फायरिंग, करेक्ट, किसी भी समय में आपके पास ये मान लो एक बहुत बड़ा ब्रीच आ गया कि आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, जो प्रोमिसेस है मैंने कस्टमर्स को किया वो नहीं कर पा रहे, वो एक मैनेज करने के लिए आपको हमेशा एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कितना स्केल करना है। आपको प्लान आपका रेडी होना चाहिए। हमेशा ऑप्स का तो टीम बिल्ड होते रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी टीम ही डे 1 पे खड़ी करके रख दो, वो तो नॉट ए गुड एडवाइस टू गिव। तो बट हाँ, वो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं अगले 6 महीने क्या करना है, तो उस हिसाब से आपको बिल्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आप वांटेड टू शेयर जो हम शायद इस कन्वर्सेशन में नहीं कवर कर पाए? तो आइडिया ऑफ ऑल पंडित्स में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि IIT गुवाहाटी के कम्युनिटी के लोग या फिर और भी आसपास के लोग काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। वी वांटेड टू पेन इट डाउन। हमने ट्राई किया एक बार पूछने का कि कहाँ पे मिलेगा मुझे IIT गुवाहाटी के कौन से लोगों को मुझे रीच आउट करना है, मान लीजिए कुछ काम से। आई वांट टू नो पीपल वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर हु आर इन अ गुड पोजीशन और हैव फाउंडर्स, और आई वांट टू टॉक टू रिसर्चर्स और PhD, कोई परड्यू में रिसर्च कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोगों का भी वांटेड टू टेलर इट डाउन कि यार एक जगह पे जाके अवेलेबल हो जस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू, नॉट जस्ट IIT जनता, बट कोई और भी आके एक्सेस करना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस समझना चाहते हैं। So anything that you specifically want to target or tell that to our viewers, जो भी होंगे जब भी होंगे। नहीं तो a piece of advice on this would be कि keep up doing this good work, but ये है कि थोड़ा सा जो लोग या फिर जिनसे हम बातें करेंगे आगे इस पूरे सेगमेंट में, वो थोड़े डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के होने चाहिए, तो यू गेट अ होलिस्टिक व्यू कि मतलब हर फील्ड में क्या हो रहा है। आप टेक से भी होनी चाहिए लोग, प्रोडक्ट से भी होनी चाहिए, ऑपरेशन से भी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इतने सारे लोग हैं, मतलब यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड गेट देम ऑन बोर्ड टू डू एन इंटरव्यू और पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ। बट हाँ, उस टाइप का होना चाहिए हमारा ये सेटअप, ताकि इफ वी वांट दिस सेगमेंट टू बी यूजफुल टू सम पीपल, लेट्स से जो फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू कमर स्टार्टअप एक्सप्लोर करना, उनके लिए इनफ इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल चीजें हों ताकि वो यहीं से एक्सप्लोर करें और फिर उनको आइडिया लगे।